नमस्ते बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इतिहास गुरु में। तो चलिए, जैसा कि आप पिछला वीडियो देखे थे, मैंने बताया था आपको कुछ एम्पायर के बारे में, और मैंने कल पिछला सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो डाला है वो ग्लोब के बारे में, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो जिनको ज़रूरत हो तो वो देख लें। और चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे द मौर्यन एम्पायर के बारे में। किसके बारे में? द मौर्यन एम्पायर, मतलब मौर्य साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मौर्य साम्राज्य के बारे में, द मौर्यन एम्पायर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे द मौर्यन एम्पायर, मतलब मौर्य साम्राज्य। अब सबसे पहला प्रश्न आपका ये होगा कि ये कब से कब तक रहा था, मतलब कब से कब तक चला था। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं, ये बिफोर क्राइस्ट ईरा की बात है, मतलब ये ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब? ये साम्राज्य ईस्वी पूर्व में था। कब था ये साम्राज्य? ईस्वी पूर्व की बात की है। तो चल, ये साम्राज्य शुरू हुआ था 321 ईस्वी पूर्व में, और इसका जो समाप्ति हुआ था वो 185 ईस्वी, मतलब BCE, बिफोर क्राइस्ट ईरा। बिफोर क्राइस्ट ईरा मतलब जो 0 साल होता है ना, उससे 321 साल पहले शुरू हुआ, और 185 मतलब ये पीछे आते रहता है, तो 185 साल पहले आते आते ये खत्म हो गया। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि एम्पायर क्या होता है, मतलब ये किंगडम और एम्पायर में क्या अंतर है। मैं सबसे पहले बता दूं कि एम्पायर जो होता है ये एक बड़ा किंगडम होता है, मतलब किंगडम ही होता है, ये किंगडम का एक बड़ा रूप होता है, जिसमें मतलब जिसके पास बड़ी सेना होती है, बहुत ज़्यादा एरिया पे उसका कवर होता है। मतलब उनका जो कहते हैं ना, किंग जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट है और स्टेट, इसमें क्या फ़र्क होता है। तो डिस्ट्रिक्ट छोटे लेवल पे होता है, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर एक स्टेट बनता है। उसी प्रकार बहुत सारे किंगडम को मिलाकर ये भी एक डायनेस्टी, मतलब ये भी एक डायनेस्टी की तरह ही रहता है। इसमें भी कोई डायनेस्टी ही रूल करती है, मतलब कोई आदमी ही, कोई किंग ही रूल करते हैं। बट ये होता है, ये थोड़े बड़े एरिया में होता है। किसमें होता है? बड़े एरिया में होता है। तो मैंने आपको जैसा कि बता दिया कि मौर्य साम्राज्य, और ये कहाँ की साम्राज्य, अगर पूछा जाएगा कि मौर्य साम्राज्य कहाँ की साम्राज्य थी, तो ये मगध की थी। कहाँ की थी? मगध की। ये मगध की थी। कहाँ की थी? मगध की। अब मगध जो कि अब बिहार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बिहार के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? बिहार के नाम से। मैंने बता दिया, मगध मतलब बिहार के नाम से जाता है। मगध बिहार का क्या है? पूरा नाम। ये बिहार के ही एक एम्पायर था, मतलब मगध का एक एम्पायर था। चलिए, तो अब हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि इसके संस्थापक कौन थे, कौन कौन से इसमें किंग हुए। मैंने सबसे पहले बता दिया कि 321 से लेकर 185 BC तक इसका रूल रहा था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके सबसे पहले शासक कौन थे, या फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य थे इसके फाउंडर। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? इसके फाउंडर थे, जिन्होंने 321 BC से लेकर 297 BC तक शासन किया था। He was the founder. He was the founder and first ruler of this empire. ये जो थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये फर्स्ट रूलर, फाउंडर भी थे इस एम्पायर के, थे संस्थापक, मतलब इन्होंने ही इस एम्पायर की, मतलब इस साम्राज्य की नींव रखी। और ये फर्स्ट रूलर थे। ये क्या थे? फर्स्ट रूलर थे, मतलब सबसे पहले किंग भी इस डायनेस्टी के यही रहे थे। तो मैंने बता दिया ये किन की सहायता से। तो ये इस डायनेस्टी की नींव जो रखी थी वो चाणक्य की सहायता से। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। आप लोगों ने चाणक्य का नाम जरूर सुना होगा। ये चाणक्य की सहायता से इस डायनेस्टी को फाउंड किए थे, मतलब इस डायनेस्टी की नींव रखी थी। उसके चाणक्य का दूसरा नाम था, एक नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था इनका? विष्णुगुप्त। इनका नाम था एक विष्णुगुप्त, और दूसरा नाम था कौटिल्य। क्या नाम था इनका? कौटिल्य। ये दो नाम अलग से थे किनके? चाणक्य के।
और चाणक्य जो थे इनके दरबार में, मतलब किनके, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या थे, ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। ये क्या बने थे, प्राइम मिनिस्टर, जो मतलब प्रधानमंत्री जिनको कहते हैं ना, अमात्य कहा जाता था। अभी के समय में इनको प्राइम मिनिस्टर अगर मान लें, प्राइम मिनिस्टर, उस समय अमात्य कहा जाते थे। मैं हिंदी में लिखता हूँ और इंग्लिश में भी। अमात्य क्या कहा जाते थे, अमात्य, अमात्य कहा जाता था उस समय इनको, मतलब उस पद को, प्राइम मिनिस्टर वाले पद को उसमें अमात्य कहा जाता था। मैंने ये बता दिया। अब मैं बताता हूँ, ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये धनानंद, जो नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी, क्या थे, लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी, कौन थे, धनानंद। कौन थे, धनानंद। ये लास्ट रूलर थे धनानंद। उन्हीं को हराकर, उन्हीं को डिफीट करके चंद्रगुप्त मौर्य ने ये मौर्यन एम्पायर को फाउंड किया था, मतलब मौर्य एम्पायर की स्थापना की थी। चलिए, किनको हरा करके, धनानंद को हरा करके। ये लास्ट रूलर थे किसके, मतलब नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। और ये किनकी सहायता से, तो चाणक्य की सहायता। किनकी सहायता से, तो चाणक्य की सहायता, जिनका नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य दोनों था। तो अब हम बात करेंगे इनके बारे में, चाणक्य के बारे में। तो चाणक्य मैं बता दूं, चाणक्य इनके गुरु भी कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, इनके गुरु भी कहलाते हैं। चाणक्य इनके गुरु भी, ऐसा कहा जाता था कि चाणक्य शायद नंद ने इनकी भारी बेइज्जती की थी, और तब से ये कसम खा लिए थे, प्रण लिए थे कि मैं जब तक इनको हरा ना देता हूँ, इनको गद्दी से हटा ना देता हूँ, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तो ऐसा ही हुआ। इन्होंने एक चंद्रगुप्त के साथ मिलकर एक अपनी सेना तैयार की, और सेना तैयार करने के बाद नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर को, धनानंद को हरा करके, उसके बाद यह अब इन्हीं के एज में आया था चंद्रगुप्त के ही टाइम में। चंद्रगुप्त के टाइम में कौन आया था, आप जानते होंगे, सिकंदर के बारे में। कौन, किनके बारे में, सेल्यूकस अलेक्जेंडर के बारे में आप जानते होंगे। अलेक्जेंडर, कौन, अलेक्जेंडर। आप अलेक्जेंडर के बारे में जरूर जानते होंगे। अलेक्जेंडर किनके बारे में, अलेक्जेंडर के बारे में जरूर जानते होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की जब शासन काल था, उसी समय अलेक्जेंडर आया था। कौन आया था, अलेक्जेंडर, जिसका एक जो है सेनापति कौन था, सेल्यूकस। कौन था, सेल्यूकस। कौन था, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर कौन था, सेल्यूकस निकेटर। ये इनका क्या था, सेनापति था, मतलब ये इनका जनरल था। क्या था, जनरल था। इनका क्या था, जनरल था। ये अलेक्जेंडर, उसका सेल्यूकस निकेटर, इनका क्या था, जनरल था। जब अलेक्जेंडर अपना सब कुछ छोड़ के सेल्यूकस निकेटर को सब कुछ दे करके यहाँ से चला गया था कि ये यहाँ पर रूल करे, मतलब ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान अभी का जो इलाका, उसमें रावलपिंडी, ये गांधार काबुल, ये सब हुआ, कांधार काबुल, ये सब हुआ करता था। तो वहाँ सेल्यूकस निकेटर रूल करता था। और जब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच फाइट हुई, तो चंद्रगुप्त ने इन्हें क्या किया, डिफीट कर दिया। इनको क्या किया, डिफीट कर दिया। क्या कर दिया, डिफीट कर दिया इनको। चंद्रगुप्त ने क्या किया, इनको डिफीट कर दिया। याद रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर को किसने डिफीट किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्वेश्चन हर बार आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये सेल्यूकस निकेटर को किसने डिफीट किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसके एवज में इनकी एक बेटी थी। इनका बेटी का क्या नाम था, हेलेना। क्या नाम था इनकी बेटी का, हेलेना। हेलेना इनकी बेटी का नाम था, जिसकी शादी इनसे, चंद्रगुप्त मौर्य से, सेल्यूकस निकेटर ने कर दी थी। और इसके बदले में आज का जो अफगानिस्तान या पाकिस्तान वाला इलाका है, कांधार काबुल, ये सब जो इलाका है, इनको दहेज के रूप में मतलब दे दिया, गिफ्ट। सेल्यूकस निकेटर ने इन्हें गिफ्ट करके, और ये फिर अपने कंट्री, कहाँ, ग्रीक या यूनान जिसको कहते हैं, वो यहाँ पे ग्रीक, अभी का जो ग्रीक है, पहले यूनान कहा जाता था उसको, वहाँ लौट गया। वहाँ क्या हुआ, ये लौट गया। हेलेना इनकी पत्नी हो गई, और सेल्यूकस निकेटर ये सारी मतलब उस साइड का एरिया देके इनको चला गया। चलिए हम आगे अब बात करते हैं इनकी शासन प्रणाली के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, इनकी शासन प्रणाली के बारे में, कि इनका शासन प्रणाली कैसा रहा था, या कौन कौन से चीज जो है, कौन कौन सोर्स है बताते हैं। ये लगभग 25 साल तक, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लगभग 25 ईयर्स रूल किए थे। 25 ईयर रूल किए थे। क्या किए थे, 25 ईयर रूल किए थे। ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करूंगा, ये जो है ना, इनके मतलब इनके बारे में कहाँ कहाँ से सोर्स मिलता है, कि इनकी प्रणाली कैसी थी, चाहे ये कैसे रूल करते थे कहीं पे, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इनके बारे में दो जगह से मिलता है, दो लिटरेरी सोर्स है। कौन कौन है, दो लिटरेरी सोर्स। एक तो अर्थशास्त्र, एक क्या है, एक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र
एक अर्थशास्त्र, ये चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा? चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। ये चाणक्य लिखे थे अर्थशास्त्र। और एक आती है बुक इंडिका। एक बुक थी, कौन सी बुक थी? इंडिका। इंडिका को किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने। किसने? मेगास्थनीज ने लिखा था इंडिका बुक, जो कि ये सेल्यूकस निकेटर का क्या था, या अलेक्जेंडर का वो दूत था, मतलब उसको मैसेंजर कह सकते हो, अलेक्जेंडर का मैसेंजर, जिनको चंद्रगुप्त के कोर्ट में भेजा गया था यहाँ देखने के लिए, यहाँ कैसी प्रणाली, इनके बारे में लिखने के लिए। तो यहाँ इसमें बताया जाता है कि ये इसका मतलब ये कैसा था, मतलब इंटरनल चीज बताया जाता है कि इनकी रूल प्रणाली कैसी थी। इनमें सोशल लाइफ, सोशल इकोनॉमिकल और फॉरेन, जो मतलब इनके रूल थे क्या थे, और इकोनॉमिकल, और इनके सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में इसमें बताया गया है। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में ड्यूरिंग दिस रूल, मतलब इनके रूल में जो सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कंडीशन थे उसके बारे में इंडिका बुक, इंडिका क्या है? बुक है। इंडिका एक बुक है जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। और ये अर्थशास्त्र, ये क्या है? अर्थशास्त्र, जो चाणक्य के द्वारा, किनके द्वारा लिखा गया था? चाणक्य। इसमें बताया एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया कि कैसे रूल किया जाता था। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। तो आप समझ रहे होंगे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जो अर्थशास्त्र किनके द्वारा लिखा गया था? चाणक्य के द्वारा, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात किया। और इंडिका जो मेगास्थनीज के बारे में लिखा गया था, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। अब मैं बताऊंगा, अब ये बताते हैं, ये जो मेगास्थनीज में इंडिका बुक लिखे थे वो बताते हैं कि एक, मतलब ये जब ये मतलब वहां थे कि बताते हैं कि 570 क्या थे यहाँ, 570 टावर थे। इनके किला के बारे में बताया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की जो फोर्ट था उसमें 570 ये थे, टावर्स थे। क्या थे? टावर्स थे, मतलब ऊंचे ऊंचे जो जगह होते हैं ना, जहाँ सेना वगैरह रहती है दूर से देखने के लिए, दुश्मन आक्रमण भी कर रहे हैं, इतने टावर्स थे। और 24 गेट्स थे। कितने? 24 गेट्स थे इनके। अब सोच सकते हैं कि कितनी विशाल इनकी सेना, मतलब क्यों इनको क्यों मौर्य को एम्पायर कहा जाता है, और सब डायनेस्टी होता है और मौर्यन एम्पायर कहा जाता है। अब समझ सकते हैं कि किसी बिल्डिंग में मतलब 570 टावर्स थे और 64 गेट्स थे। 64 गेट्स थे। अब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी सेना रही होगी इनकी, और कितने बड़े बिल्डिंग्स या फोर्ट इनके पास होगा। बाकी यही सब था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो मैंने बता दिया। हल्की अलग अलग भ्रांतियां इनकी, ये किस वंश से खुद बिलोंग करते थे बचपन में। कोई कहते हैं पाल वंश थे, कोई कहते हैं सूक थे, कोई कुछ, ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है कि कौन थे। लेकिन इनके गुरु थे वो चाणक्य थे। इनको चाणक्य ने ही यहाँ तक पहुँचाया और मौर्यन डायनेस्टी के मतलब फाउंड में बहुत हेल्प किया था इनकी, और ये इनके गुरु भी थे। और इनको क्या बनाया था? अमात्य बनाया था। मतलब अमात्य कहने मतलब अभी का जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसमें अमात्य एक पद होता था, उन्हीं को कहते हैं। चलिए, तो ये हम कुछ इस प्रकार देख लिए जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में था। तो अब हम पढ़ेंगे इनके बाद जो शासक आए। इनके बाद जो शासक आए, इनके बाद जो शासक आए, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, इनके जो सेकेंड किंग थे, मतलब इस एम्पायर के जो मतलब अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आए? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए थे बिंदुसार। कौन आए थे? बिंदुसार, जिन्होंने 297 से लेकर 272 ईस्वी, 297 से लेकर 272 ईस्वी तक, BCE तक, मतलब 297 से 272, 297 to 270, he ruled between the 297 to 272. In Bindusar, if you talk about the expansion of empire in the region of Bindusar, that he extended his empire to मैसूर, मतलब ये साउथ में जो मैसूर है महाराष्ट्र में, वहां तक इन्होंने अपनी एम्पायर को एक्सटेंड किया था। एंड वन 16 स्मॉल किंगडम्स,
16 स्मॉल किंगडम्स, मतलब इन्होंने अपने साम्राज्य को मैसूर तक फैलाया था और 16 स्मॉल किंगडम मतलब 16 छोटे छोटे राज्यों को इसने जीत लिया था। और ड्यूरिंग हिज रीजन मौर्यन एम्पायर functioned smoothly, मतलब इनके शासनकाल में, मतलब ड्यूरिंग हिज रीजन मतलब इनके शासनकाल में जो वो मौर्यन एम्पायर जो था वो बहुत ही आराम से चला, मतलब फंक्शन स्मूथली मतलब आराम से इनका सब कामकाज चलते रहा। ये एक्सपेंशन भी अपने राज्य एम्पायर का करते रहे। इन्होंने मैसूर तक एक्सपेंशन किया था और मैंने बता दिया 16 किंगडम्स इन्होंने जीते थे अपने राज्य में। तो बस बिंदुसार के बारे में इतना ही। तो अब पढ़ेंगे हम द ग्रेटेस्ट रूलर अमोंग दीज, मतलब मौर्यन एम्पायर के जो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे अशोक के बारे में। जिनके बारे में ये थर्ड रूलर भी और ग्रेटेस्ट रूलर थे। तो ऐसा 2-3 ही किंग है जिनकी में द ग्रेट लगता है। अब पढ़ेंगे द ग्रेट अशोका, मतलब द ग्रेट अशोका। 2-3 किंग है जिनके में द ग्रेट लगता है, तो वो उनमें से एक है अशोक। क्या है? एक अशोक है। तो हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे, अशोक किंग कब बने और इन्होंने कब से लेकर कब तक गद्दी संभाली। चलिए तो हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। किनके बारे में पढ़ेंगे? अशोक के बारे में। तो हम अशोक के बारे में अब जानते हैं कि अशोक क्या, अशोक ने, तो चलिए बच्चों हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। अशोक ने क्या क्या करवाया। अशोका किनको कहा जाता है? ये इन्होंने 272 से लेकर 232 BC कब तक? 232 BC तक रूल किया था। कब से कब लेकर? 272 से लेकर 232 BC तक इन्होंने रूल किया था। ये he is the greatest ruler, दिख रहा होगा बच्चों, he is the greatest ruler among of this dynasty. ये सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के। कौन थे? अशोक जो थे इस डायनेस्टी की क्या थे? सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे। अब इनके बारे में मैं बता दूं आगे इन्होंने क्या क्या किया था। ये बताया जाता है कि ये सन तो थे बिंदुसार, ही वाज द सन ऑफ बिंदुसार एंड शुभद्रांगी चंपा। ये जो थे ये कौन थे? ये बिंदुसार और शुभद्रांगी चंपा इनकी माँ का नाम था, मदर्स नेम। क्या था? मदर्स नेम। ये शुभद्रांगी चंपा इनकी माँ का नाम, मदर्स नेम। शुभद्रांगी चंपा इनकी मदर्स का नाम था और बिंदुसार इनके पापा थे। तो इनके बाद बिंदुसार के बाद किसने रूल अपना कब्जा जमाया था? ये अशोक ने। तो इसके बाद मैंने बता दिया शुभद्रांगी चंपा इनकी माता का नाम था। और ये किंग बनने से पहले 2-3 जगह के जनरल रह चुके थे। मतलब होता है ना कि जब कोई भी किंग जब होता था तो वो अपने क्या करता था, अपने सन को पहले देशाटन या कि अपने राज्य में भेजा करता था कि तुम छोटे जगह को रूल करके देखो कि वहाँ क्या अनुभव आते, एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो इससे पहले ही एक वो जनरल अपॉइंट हो चुके थे। कहाँ के? वो जनरल रह चुके थे। वो जनरल कहाँ के रह चुके थे? इससे पहले रूल करने से पहले वो जनरल रह चुके थे तक्षशिला का। कहाँ के? तक्षशिला के और अवंती
अवंती एक महाजनपद कहलाता था वहाँ। अवंती और तक्षशिला ये 2 जगह है, यहाँ के वो जनरल रह चुके थे। और जिसमें वो किंग बने, कब किंग बने? 272 में। 272 में ये फिलहाल उज्जैन के जनरल थे। कहाँ के जनरल थे? उज्जैन के। कहाँ के जनरल थे? उज्जैन के जनरल थे। और मैं बता दूं, इनका जो राज्याभिषेक, मतलब वो जो किंग की गद्दी इनको मिली थी, वो मिली थी इनको 269, मतलब 3-4 साल बाद। 3 साल बाद इनको 279 BC में ये एज अ किंग बने थे। मतलब इन्होंने गद्दी संभाल ली इतने में, रूल करना इतने में शुरू कर दिया था। लेकिन इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 269 BC में हुआ था। इनका राज्याभिषेक हुआ था। इनकी एक पत्नी थी नागा देवी। इनकी एक पत्नी क्या थी? नागा देवी। नागा देवी was the wife of अशोक। ये किनकी पत्नी थी? अशोक की। इन दोनों से अशोक के एक पुत्र थे, इनका नाम था महेंद्र और पुतनी का नाम था संघमित्रा। वो इनकी ही थी। नागा देवी की कौन थे? एक महेंद्र इनका पुत्र था। कौन था? महेंद्र। इनका पुत्र का नाम था महेंद्र और इनकी पुत्री का नाम था संघमित्रा। मतलब डॉटर थे संघमित्रा और पुत्र का नाम था, मतलब सन का नाम था महेंद्र। महेंद्र कौन थे? सन थे। अशोक के सन थे महेंद्र। और ये क्या थी? डॉटर थी। ये क्या थी? डॉटर थी। अब इसके बारे में मैंने बता दिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है क्या चीज़? तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, और मैं अशोक को क्यों ग्रेट रूलर कहा जाता है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। अशोक को क्यों ग्रेट रूलर कहा जाता है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो देखिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना एक्सपेंशन किया, बिंदुसार ने 16 राज्य को जीते, उसके बावजूद एक राज्य रह गया था कालिंग, जो अभी का ओडिशा शायद ओडिशा ही कहलाता है अभी का, जो ओडिशा वाला पार्ट है, मतलब मगध बिहार का पार्ट है। और ओडिशा का जो पूरा नाम था वो कालिंगा था। तो कालिंगा पर मतलब इन्होंने कब्जा नहीं कर पाए थे। कालिंगा इनके बस के बाहर की बात थी। कालिंगा पे ये जीत नहीं हासिल कर पाए थे। कालिंगा वार बहुत ही फेमस है, आप लोग जानते होंगे। अशोक ने इसे जीता था कालिंग को, कालिंगा वार में। अब हम बात करेंगे कालिंगा वार की। किसकी बात करेंगे? कालिंगा वार की। कलिंग वार के बारे में। कलिंग वार जो हुआ था वो 761 में हुआ था। कब? 761 BC में हुआ था। आफ्टर 9 ईयर्स जब वो थ्रोन पकड़े, उसके 8 ईयर बाद हुआ था। वो 269 में एज अ किंग डिक्लेयर्ड हुए थे। और 261 में यहाँ ये युद्ध हुआ था। 261 में ये वार हुआ था। अब कलिंग वार में बहुत सारे, लगभग अप्रॉक्स 60,000 to 70,000, कितने? अप्रॉक्स 60,000 to 70,000 लोग मारे गए थे। बहुत ही ज़्यादा क्षति हुई थी। और अशोक ने देखा कि इसमें बहुत ही लोग की क्षति हुई, बहुत लोग मारे गए, बहुत घायल हो गए हैं, बहुत लोग बिछड़ गए एक दूसरे से। तो इनको देखकर ये वेरी सैड, ही फेल्ट वेरी सैड and decided to not fight with any one in future। इन्होंने ये जो वार हुआ था कालिंग वार, इन्होंने कालिंग वार में किनको हराया था वो जान लीजिए। ये कालिंग वार में नंदराज को हराए थे। किनके हराए थे? नंदराज कालिंग के लास्ट रूलर रहे थे। नंदराज तो जो थे कालिंग के क्या रहे थे? लास्ट रूलर रहे थे कालिंग के। इन्होंने नंदराज को हरा के ये कालिंग वार जीता था। मैंने बता दिया नंदराज, याद रखिएगा किनको हरा के? नंदराज को हरा के इन्होंने कालिंगा वार जीता था। तो इन्होंने इस जब वार को देखने के, इतनी चीज़ों को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा पश्चाताप उनके पास, मतलब बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ। वो बहुत ज़्यादा दुखी और वो डिसाइडेड टू नॉट फाइट एनी वार विथ एनीवन इन फ्यूचर। उन्होंने
मतलब अब उन्होंने डिसीजन लिया कि अब भविष्य में वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, भविष्य में किसी से लड़ाई झगड़ा वो नहीं करेंगे, एकदम बिल्कुल नहीं करेंगे। और उन्होंने घोषणा करवा दी कि अब वो लड़ाई झगड़ा में विश्वास बिल्कुल नहीं करते और भविष्य में वो लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेंगे। तो इसके बाद जब ये कालिंग वार खत्म हुआ तो इसी वार को, इतने भयंकर वार को जीतने, इतने भयंकर वार जो वो जीते थे कालिंग वार, इन्हें द ग्रेट अशोक कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। उसके बाद इन्होंने बौद्ध ये जो बुद्ध धर्म होता है, बुद्ध धर्म आप लोग जानते होंगे, ये बौद्ध के प्रचारक हो गए और बौद्ध धर्म अपना लिया। तो इन्होंने बहुत सारे मिडिल एशिया और सेंट्रल एशिया में, कि कहाँ मिडिल एंड सेंट्रल एशिया में इन्होंने बौद्ध का प्रचार कराया। क्या किया? मिडिल एंड सेंट्रल एशिया में इन्होंने बौद्ध का प्रचार किया। और इन्होंने अपनी पुत्री मतलब सन और डॉटर के बारे में बताया। महेंद्र जो सन थे इनके, और संघमित्रा जो डॉटर थी, इसको इन्होंने श्रीलंका भेज दिया था बौद्ध के प्रचार करने के लिए। मतलब बौद्ध का जो वो होता है ना, प्रसार वगैरह, वो सब करने के लिए इन्होंने अपने सन महेंद्र और डॉटर संघमित्रा को वहाँ भेज दिया था। कहाँ? श्रीलंका, सिर्फ बौद्ध का प्रसार कराने के लिए। और ये भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे। चलिए अब हम बात करते हैं इनके आगे की। इनके आगे कहानी क्या हुई? इनके आगे कहानी हुई कि मतलब इनके बाद जो ये 3 शासक हुए, इनके बाद जो और शासक हुआ आए, वो इतने इफेक्टिव नहीं थे, वो उतने अच्छे तरीके से रूल नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं वो चीज़ बदलते रहा। इसके बाद एक लास्ट शासक आया, इसका जो मतलब मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट रूलर की हम बात करते हैं। लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। ये मौर्यन डायनेस्टी 185 BC में खत्म हो गया। लास्ट रूलर था इसका बृहद्रथ। ये लास्ट रूलर थे। ये कौन थे? लास्ट रूलर। he was the last ruler of this dynasty। ये इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। क्या थे? इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। कौन थे लास्ट रूलर? बृहद्रथ। कौन थे? लास्ट रूलर थे बृहद्रथ इस डायनेस्टी के। और ये डायनेस्टी 185 में फाइनली क्या हुई? एंड हो गई फाइनली। तो याद रखिएगा बच्चों, मैं एक बार फिर से रिवीजन आपको करा देता हूँ कि मौर्यन एम्पायर के कौन कौन से किंग्स रहे। तो सबसे पहले किंग कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ये 321 से 297 BC तक रहे। कितना तक ये रहे? सेकेंड जो थे वो थे बिंदुसार। सेकेंड कौन थे? सेकेंड थे बिंदुसार। ये 297 से लेकर 272 तक BC तक ये रूल किए। उनके बाद थर्ड कौन आए? अशोक। ये 272 से लेकर 232 BC तक रूल किए। ये इतना से लेकर इतना तक ये रूल किए। उसके बाद लास्ट रूलर की मैं बात करूं, लास्ट रूलर थे वो बृहद्रथ थे। बृहद्रथ ये कौन थे? लास्ट रूलर थे। ये 185 BC तक ये लास्ट रूलर थे। बस यही कुछ प्रकार थे। ये फाउंडर एंड फर्स्ट रूलर, ये सेकेंड रूलर, उसके ग्रेटेस्ट रूलर वाज अशोका ऑफ दिस डायनेस्टी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर करके जाइएगा। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आप भी सीखें और आपके दोस्त भी सीखें, ताकि मैं फिर से अगली वीडियो में कुछ और नया लाके दे सकूं।